हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए संदीप अरोड़ा, कृष्ण कॉमर्स क्लासेस लुधियाना से आज आपके लिए एक चैप्टर जो करवाने जा रहा हूँ वो है कोस्ट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम है कोस्ट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। कोस्ट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है? कोस्ट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हमारे द्वारा जो बनाई जाती है वो कोस्ट और फाइनेंशियल प्रॉफिट्स को मैच करने के लिए बनाई जाती है। रीज़न कोस्ट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का कारण वो क्या होता है? व्हेन कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर केप्ट सेपरेटली, प्रॉफिट शोन बाय वन सेट ऑफ बुक्स may not be agree with the other sets. Hence, it is essential to reconcile the profit of cost and financial books. मतलब जब हम कोस्ट और फाइनेंशियल बुक्स सेपरेटली मेंटेन करते हैं तो ज़्यादातर जो कोस्ट का प्रॉफिट है कुछ और आता है और फाइनेंशियल का प्रॉफिट कुछ और आता है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं उसके लिए, क्योंकि रीज़न क्या हो सकते हैं? कोस्ट में प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के तरीके और होते हैं कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके, और फाइनेंशियल बुक्स में जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाती हैं, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो अलग तरीके होते हैं, वो मोस्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस्ड होते हैं। इसलिए दोनों का प्रॉफिट फाइनेंशियल और कोस्ट बुक्स का प्रॉफिट्स का दोनों का डिफरेंस आना वाजिब है। उसी को मैच करने के लिए, रीज़न जानने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसे कोस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की कहा जाता है। कोस्ट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये पता लग गया कोस्ट रिकंसिलेशन किस लिए बनाई जाती है। जो कोस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिफरेंस है वो जानने के लिए कि किन रीजंस की वजह से कोस्ट शीट का प्रॉफिट, कोस्ट रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हमारे जो प्रॉफिट है एनुअल, उन दोनों में क्या अंतर है, क्यों वो अंतर आ रहा है, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, रीजंस फॉर डिफरेंस इन कोस्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट। कहते हैं सबसे पहले वो आइटम जो सिर्फ और सिर्फ P&L में आती हैं जिसकी वजह से P&L का प्रॉफिट घट या बढ़ जाता है। सबसे पहले प्योर फाइनेंशियल चार्जेस जो क्या है सिर्फ और सिर्फ कोस्ट में और फाइनेंशियल P&L अकाउंट में आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट कम हो जाता है और कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। जब कंपनी डिबेंचर या लोन लेने पर इंटरेस्ट पे करती है, डिबेंचर या इक्विटी या प्रेफरेंशियल लेने पर डिविडेंड पे करती है, उसके लिए इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है कंपनी के लिए खर्चा हो गया, इसलिए और जो क्या है कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया और कॉस्ट का बढ़ गया। प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्स की प्रोविज़न जो है वो फाइनेंशियल में आती है, कॉस्ट रिकॉर्ड में नहीं आती। प्रोविज़न फॉर बैड डेट, किसी भी तरीके की कोई प्रोविज़न जो है वो कॉस्ट रिकॉर्ड में नहीं आती, जिसकी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट एज कम्पेयर टू कॉस्ट कम हो जाता है और कॉस्ट का बढ़ जाता है। गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, मिसलेनियस एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सारे जो हैं वो फाइनेंशियल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कई बार कंपनीज को मोस्टली प्रॉफिट डिविडेंड ट्रांसफर करने से पहले, डिविडेंड पे करने से पहले प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो है जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना पड़ता है, मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट है कंपनी लॉ की, राइट। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कोस्ट में नहीं हमने आज तक शो देखा, तो इसलिए उससे भी कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड, किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ फिक्स्ड एसेट बेचने पर, वो क्या है P&L अकाउंट के डेबिट साइड आ गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है फाइनेंशियल का कम हो गया और कोस्ट का बढ़ गया। और कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो सिर्फ P&L अकाउंट में आती हैं और क्रेडिट साइड आती हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है और कोस्ट का प्रॉफिट कम हो जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कंपनी जब किसी
और कंपनी में या किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करती है जिससे उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव होता है, तो उससे फाइनेंशियल का जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो जाता है। जैसे लॉस था, फिक्स एसेट को बेचने पर लॉस हुआ या इन्वेस्टमेंट को बेचने पर लॉस हुआ, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आया, जिससे क्या हुआ, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया और कॉस्ट का बढ़ गया। यहाँ पर प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड आ गया, तो उससे क्या हो गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया और कॉस्ट का कम हो गया। कोई ट्रांसफ़र फीस रिसीव करी है, इससे भी हमारा फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो गया और कॉस्ट का फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया और कॉस्ट का कम हो गया। नेक्स्ट है सम आइटम्स विच अपेयर इन द कॉस्ट रिकॉर्ड ओनली। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉस्ट में रिकॉर्ड होती हैं, फाइनेंशियल में नहीं, जैसे कि नोशनल सैलरी टू ऑनर, नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस, नोशनल रेंट ऑन ऑन बिल्डिंग यूज फॉर प्रोडक्शन। ये वो खर्चे हैं जो कॉस्ट रिकॉर्ड में सिर्फ शो किए जाते हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं हुए। हम प्रोप्राइटर को, ऑनर को अपनी खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन रेंट ऑन बिल्डिंग है, ये क्या है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए देखे जाते हैं कॉस्ट में। तो इससे क्या होगा, इन पेमेंट से कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो जाएगा और फाइनेंशियल का बढ़ जाएगा। राइट, नंबर 1 था कुछ खर्चे ऐसे और कुछ इनकम्स ऐसी जो क्या है सिर्फ फाइनेंशियल में रिकॉर्ड होती हैं। पहला रीज़न ये था। दूसरा रीज़न, कुछ खर्चे ऐसे हैं जो सिर्फ कॉस्ट में रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल में रिकॉर्ड नहीं होते। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कॉस्ट में रिकॉर्ड होते हैं, फाइनेंशियल में नहीं रिकॉर्ड होते, जिससे कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया और फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया। अब कंबाइंड रीजंस हैं, कुछ और रीज़न हैं जो क्या है कॉस्ट और फाइनेंशियल प्रॉफिट को डिफरेंशिएट करते हैं। दोनों का अंतर इन कारणों की वजह से भी आता है, जैसे कि इन कॉस्ट ओवरहेड्स आर जनरली एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट एंड इन फाइनेंशियल बुक्स ऑन एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड आर रिकॉर्डेड। राइट, कॉस्ट में जो ओवरहेड्स होते हैं वो मतलब जो ओवरहेड्स एक्सपेंसेस होते हैं वो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट बेसिस पर होते हैं, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट बेसिस पर। इसका मतलब पहले ही कुछ रिकवरी रेट होता है जिसके बिहाव पे एक्सपेंडिचर जो है कैलकुलेट कर लिए जाते हैं कॉस्ट में। और बट फाइनेंशियल में जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हो गया, रेंट पेड, सैलरी पेड, कोई भी ऑफिस के एक्सपेंसेस पेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ये एक्चुअल बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा कारण क्या हो सकता है, डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन। हो सकता है कॉस्ट में अलग मेथड यूज़ किया जा रहा हो, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डेप्शन कैलकुलेट करने के लिए, और फाइनेंशियल में कोई और रिकॉर्ड किया जा रहा हो ड्यू टू द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन कैसी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स एक्ट लॉ, इनकम टैक्स लॉ या कंपनी लॉ, वो मैंडेटरी प्रोविजन लगा रहा है कि WDV मेथड यूज़ करना है। तो ये कारण भी हो सकता है कि फाइनेंशियल में डेप्रिसिएशन डिफरेंट आ रही है एज कंपेयर टू कॉस्ट। राइट, पहला हो गया ओवरहेड रिकवरी रेट, ओवरहेड रिकॉर्ड करने का तरीका फाइनेंशियल में कुछ और होता है, कॉस्ट में कुछ और, फाइनेंशियल में एक्चुअल बेसिस पर और कॉस्ट में रिकवरी बेसिस पर। दूसरा, मेथड्स डेप्रिसिएशन के डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट में कुछ और फाइनेंशियल में कुछ और। तीसरा होता है डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड डिफरेंट हो सकता है, जैसे आपको पता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड में जो इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड होती है एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड किया जाता है। पर जो कॉस्ट में है, कॉस्ट में जो वैल्यूएशन की जाती है इन्वेंट्री की, वो किस बेसिस पर की जाती है, वो की जाती है
एज पर फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज बेसिस, इनमें से किसी एक मेथड के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की जा सकती है। तो ये मोटे मोटे 3 कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट डिफरेंशिएट कर रहा है आपस में, राइट। नंबर 1 था ओवरहेड रिकवरी रेट, दूसरा डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन, तीसरा था डिफरेंट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हमारा कॉस्ट और फाइनेंशियल का प्रॉफिट अलग अलग आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा परफॉर्मा फॉर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के लिए कैलकुलेट बनाने के लिए हम एक परफॉर्मा तैयार करेंगे। कोई भी हमारे को दिया हो सकता है, हम लेट कर रहे हैं कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड है, हो सकता है फाइनेंशियल भी हो। तो जो इनिशियल दिया होगा इस परफॉर्मे में हमने लेट किया है कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड गिवन है, तो हमने किसकी तरफ से सोचना है? हमने सोचना है फाइनेंशियल की तरफ से। यहाँ पर हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, ना कि रेक्टिफिकेशन करनी है। गलतियों को सुधारना नहीं है, हमने ये देखना है कि किन कारण की वजह से हमारा जो प्रॉफिट है वो डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो प्रॉफिट एज पर अगर कॉस्ट रिकॉर्ड दिया है तो हमने किसकी तरफ से सोचना है? एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तरफ से सोचना है। दैट मीन्स P&L के अकॉर्डिंग सोचना है। प्रॉफिट वाले P&L वाले, फाइनेंशियल रिकॉर्ड वाले अगर प्रॉफिट घटा रहे होंगे, कम कर रहे होंगे तो हम लेस कर देंगे। फाइनेंशियल वाले अगर प्रॉफिट बढ़ा रहे होंगे तो हम भी बढ़ा देंगे। दैट मीन्स एक तरीका, ये चैप्टर बिल्कुल ईजी है, इसको समझने का सिर्फ 2 पॉइंट हैं छोटे छोटे, अगर आप प्रैक्टिकल बड़े ईजिली सॉल्व करना चाहते हो। पहला तरीका, स्टार्टिंग पॉइंट आपने देखना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड है तो हमने किसकी तरफ से सोचना है? एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड की तरफ से सोचना है। फाइनेंशियल वाले अगर प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं तो हम भी बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। दैट मीन्स अगर कॉस्ट वाले प्रॉफिट कम कर रहे हैं, फाइनेंशियल वाले प्रॉफिट कम कर रहे हैं तो हम भी कम कर देंगे, राइट। और दूसरा पॉइंट सिंपल ये होता है कि अगर एक साइड से प्रॉफिट कम हो रहा है तो ऑब्वियस है रिवर्स दूसरी साइड में प्रॉफिट घट रहा होगा। अगर एक का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस है फाइनेंशियल का बढ़ रहा होगा। अगर कॉस्ट का कम हो रहा है तो फाइनेंशियल का बढ़ रहा होगा। दैट मीन्स रिवर्स होगा दोनों का। अब जैसे कि अगर हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड ले लें, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड लें तो ऐड में क्या क्या आ गया? आइटम चार्ज ओनली इन कॉस्ट, जो खर्चे कॉस्ट में रिकॉर्ड हुए सिर्फ, उससे क्या हो गया? कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया और फाइनेंशियल का बढ़ गया। जैसे मैं आपको कह रहा था कि हमने फाइनेंशियल की तरफ सोचना है, फाइनेंशियल वालों का प्रॉफिट बढ़ गया तो हमने भी बढ़ा दिया, दैट मीन्स ऐड कर दिया। दूसरा, इनकम रिकॉर्डेड ओनली इन फाइनेंशियल। इनकम फाइनेंशियल में जो रिकॉर्ड हुई सिर्फ, उससे क्या हो गया? जो फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ा तो हमने भी अपना प्रॉफिट बढ़ा दिया। तीसरा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट। क्लोजिंग जो ओपनिंग स्टॉक है वो ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है कॉस्ट में ज़्यादा। जब ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड होगा, ओपनिंग स्टॉक हम एज ए एक्सपेंसिव ट्रीट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक एज एन इनकम रिकॉर्ड ट्रीट करते हैं, सॉरी। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक जब हुआ कॉस्ट में तो उससे कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया, फाइनेंशियल का बढ़ गया, तो हमने भी बढ़ा दिया, ऐड कर दिया। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट, जो कॉस्ट का क्लोजिंग स्टॉक था वो कम हो गया, इनकम वहाँ पे कॉस्ट की कम हो गई तो वहाँ पे प्रॉफिट कम हो गया, तो फाइनेंशियल का बढ़ गया तो हमने भी बढ़ा दिया। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट रिकॉर्ड, खर्चे एब्जॉर्ब क्या होता है? जैसे हमने अभी बात कर रहा था कि रिकवरी बेसिस पर एक्सपेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं यहाँ पर कॉस्ट में, और फाइनेंशियल में एक्चुअल बेसिस पर। कहते कॉस्ट में ओवर रिकॉर्ड हुए हैं खर्चे, उससे क्या हो गया? कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया, फाइनेंशियल का बढ़ गया, तो हमने भी बढ़ा दिया ऐड करके। तो सभी पॉइंट्स में आपने यही देखा कि फाइनेंशियल वाले प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं तो हम भी ऐड कर देंगे, फाइनेंशियल वाले प्रॉफिट घटा रहे हैं तो हम भी घटा देंगे, लेस कर देंगे, राइट। ऐसे ही लेस में था एक्सपेंसेस, जो क्या है सिर्फ P&L में रिकॉर्ड हुए, उससे क्या हो गया? फाइनेंशियल का प्रॉफिट घट गया तो हमने भी घटा दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे
अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कोस्ट रिकॉर्ड, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक जो है वो कम रिकॉर्ड हुआ कोस्ट में। कोस्ट ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एज एन एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड हुआ, उससे क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का कम हो गया, फाइनेंशियल का कम हुआ तो हमने भी कम कर दिया। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कोस्ट, क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यू हुआ किसमें, कोस्ट में। क्लोजिंग स्टॉक एज एन इनकम होता है, तो इनकम बढ़ी कोस्ट की तो उससे प्रॉफिट भी बढ़ गया कोस्ट का, जिससे फाइनेंशियल का घट गया तो हमने भी घटा दिया, लेस कर दिया। लास्ट है अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इन कोस्ट रिकॉर्ड, ओवरहेड में खर्चे कम रिकॉर्ड हुए, जिससे क्या हुआ, कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, फाइनेंशियल का कम हो गया तो हमने भी कम कर दिया, राइट। ये थी हमारी परफॉर्मा फॉर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दैट मीन्स ओवरऑल इन शॉर्ट में तरीका क्या है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का। जो इनिशियल स्टेज आपको दी हुई है, कोस्ट का प्रॉफिट दिया है तो आपने फाइनेंशियल की तरफ से सोचना है, फाइनेंशियल वाले प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं तो आपने भी बढ़ा देना है, फाइनेंशियल वाले प्रॉफिट घटा रहे हैं तो आपने भी लेस कर देना है, राइट। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका प्रॉफिट एज पर P&L है तो आपने कोस्ट की तरफ से सोचना है, तो कोस्ट वाले जो कर रहे हैं हम भी वही करेंगे, राइट। बिल्कुल इजी तरीका होता है, आपने दोनों साइड से रेयर केस में सोचना है। अब एक साइड से सोचोगे बड़े इजीली सम आपका सॉल्व होगा, 100% एक्यूरेट आपका आंसर आ जाएगा, गारंटेड। कोई आपको सॉल्व करने में किसी तरीके की कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आप सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे। अब एक सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर ₹84,700, राइट। वैल्यूज ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर शोन इन द कोस्ट रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर एज फॉलो, राइट। सबसे पहले हमारे को फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया हुआ है, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमारे को प्रॉफिट निकालना है, कैलकुलेट प्रॉफिट एज पर द कोस्टिंग रिकॉर्ड्स। हमने कोस्टिंग रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट उठाएंगे, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड 84,700 जो क्वेश्चन में ही मेंशन था, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है। दूसरे कॉलम में P&L में क्या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए, ओपनिंग और क्लोजिंग रिकॉर्ड किया, कोस्ट में क्या रिकॉर्ड किया, वो दोनों चीज़ें गिवन है, P&L और कोस्ट का। अब ओपनिंग स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का P&L में 54,000 है, कोस्ट में 52,000 है। हम किसकी तरफ से सोच रहे हैं, कोस्ट की तरफ से, क्योंकि कोस्ट जो है हमारे को प्रॉफिट डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है। कोस्ट में ओपनिंग स्टॉक एज कंपेयर टू P&L कम रिकॉर्ड है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एज एन एक्सपेंसेस कोस्ट में ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है, कम रिकॉर्ड हुआ है, ₹2,000। इसका मतलब क्या हो गया, कोस्टिंग का प्रॉफिट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बढ़ गया, तो हमने ऐड कर दिया ₹2,000 जो ओपनिंग स्टॉक है ओवर वैल्यू हुआ P&L में, राइट। ₹2,000 कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया तो हमने भी बढ़ा दिया, दैट मीन्स ऐड कर दिया। अगला है क्लोजिंग स्टॉक P&L में कितना था, 60,000, P&L में कितना था 60,000 और कोस्ट में 59,400। इन दोनों का हमने डिफरेंस दिखना होता है। डिफरेंस कितना है, ₹600 ₹600 का डिफरेंस आया। जैसे कि ऊपरले केस में कितने का डिफरेंस आया था, ₹2,000 का। ऐसे ही इसमें हमने देखना है, डिफरेंस आया ₹600 का। ₹600 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कोस्ट में कम रिकॉर्ड हुआ है, ₹600 का प्रॉफिट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कम रिकॉर्ड हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक को जैसे मैंने आपको बताया था हम एज एन इनकम ट्रीट करते हैं, इनकम इसका मतलब क्या हो गया, कोस्ट में कम रिकॉर्ड है,
जिससे कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया तो हम भी कम कर देंगे। 600 रुपीज़ ये माइनस हो गया। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग स्टॉक 26,000 दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक पी एंड एल कॉस्ट में 29,600। तो डिफरेंस हमारा आ गया 3600। 3600 जो है वो ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा रिकॉर्ड है किसमें, कॉस्ट में। ओपनिंग स्टॉक को हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, जिससे क्या हो गया, जिससे कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया एज कंपेयर टू पी एंड एल। अब हम कॉस्ट की तरफ सोच रहे हैं तो कॉस्ट का प्रॉफिट अगर कम हुआ है तो हम भी कम कर देंगे। 3600 रुपीज़ हमने क्या कर दिया, कम कर दिया एज अकॉर्डिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो है 2500 का, 2500 का कॉस्ट में कम रिकॉर्ड है। क्लोजिंग स्टॉक हम क्या ट्रीट करते थे, एज एन इनकम, एज एन इनकम ट्रीट करते थे। इनकम जो है कॉस्ट में कम रिकॉर्ड है, जिससे क्या हो गया, कॉस्ट में कम रिकॉर्ड है, जिससे क्या हो गया, कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो गया तो हमने भी कम कर दिया। तो ये 3 आइटम हमारी माइनस वाली होगी, हमने लेस कर दी। एक आइटम प्लस वाली थी, वो स्टेटमेंट में प्लस कर दी। तो हमारा आंसर आ गया 80,000 रुपीज़। तो ये हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो क्या आएगा, एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, राइट। ये हमारा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड आ गया। ₹80,000, राइट। ये तरीका था सम को सॉल्व करने का। स्टार्टिंग पॉइंट हमने कौन सा लिया, फाइनेंशियल का। फाइनेंशियल का प्रॉफिट जब हमने लेना है तो हमने सोचना, हमने ये देखना है कि हमारे को चाहिए क्या, कॉस्ट का चाहिए। फाइनेंशियल का प्रॉफिट दिया है तो हमें कॉस्ट की तरफ से सोचना है। कॉस्ट वाले जो कर रहे हैं हम वो करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं, रिकंसिलेशन करनी है। रिकंसाइल का मतलब होता है कि रीजन जानना कि किन रीजंस की वजह से, इन रीजंस की और कौन सी रीजंस की वजह से प्रॉफिट जो है पी एंड एल और कॉस्ट का अलग अलग आया है, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट कितना है, 6,70,000। कहते हैं एग्जामिनेशन के बाद हमें ये फैक्ट्स डिस्कवर हुए, एग्जामिनेशन के बाद ये फैक्ट्स डिस्कवर हुए हमें। ओवरहेड्स, अब हमें ये 3 एक्सपेंसेस, 3 चीज़ें दी, आइटम्स दी हुई हैं, और प्रॉफिट जो है हमारे को कौन सा दिया हुआ है, एज पर पी एंड एल। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट एज पर पी एंड एल, इतना आ गया हमारा 6,70,000, राइट। अब हमने किसकी तरफ से सोचना है, कॉस्ट की तरफ से सोचना है कि कॉस्ट वाले क्या कर रहे हैं। अब कॉस्ट वाले प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं तो हम भी बढ़ा देंगे, कॉस्ट वाले प्रॉफिट घटा रहे हैं तो हम भी घटा देंगे। सबसे पहला है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट। इसका मतलब है कॉस्ट में एक्सपेंसेस जो हैं वो है लेस, कॉस्ट में खर्चा जो है और वर्क फैक्ट्री ओवरहेड है कम रिकॉर्ड किए गए हैं। अब खर्चा कम रिकॉर्ड करने से जो प्रॉफिट है वो हमेशा हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। किसका बढ़ा प्रॉफिट, कॉस्ट का। कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ा तो इसका मतलब है हम भी बढ़ा देंगे, क्योंकि हम कॉस्ट की तरफ से सोच रहे हैं। कॉस्ट वाले अगर प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो हम भी बढ़ा देंगे, कॉस्ट वाले प्रॉफिट घटाएंगे तो हम भी प्रॉफिट अपना घटा देंगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है वर्क ओवरहेड ओवर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट ₹4,000। जो ऑफिस के खर्चे हैं कॉस्ट में ज़्यादा रिकॉर्ड हुए। एक्सपेंसेस जब हम एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करते हैं
एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करने से हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, कम हो जाता है। कहाँ पे रिकॉर्ड कम हुए, ज़्यादा हुए हैं, कोस्ट में। कोस्ट में जब खर्चे ज़्यादा रिकॉर्ड हुए उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो इसका मतलब है हमें भी प्रॉफिट कम कर देना चाहिए, क्योंकि हम कोस्ट की तरफ से सोच रहे हैं। तो हम भी कम कर देंगे 4000 रुपीज़, राइट। लास्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कोस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ P&L अकाउंट में आता है, जिससे क्या हो गया, फाइनेंशियल की इनकम बढ़ गई। फाइनेंशियल की इनकम बढ़ गई एज कंपेयर, अब रिवर्स होगा। फाइनेंशियल का प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो कोस्ट का ऑब्वियस है घटेगा, तो इसलिए हम भी कोस्ट का प्रॉफिट कम कर देंगे 16,000, राइट। तीनों चीज़ें करने के बाद हमारा फाइनली ये आंसर आ जाएगा 6,66,240 रुपीज़, राइट। एक सम और करते हैं, इसके बाद एक फुल फ्लैज, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फुल फ्लैज क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 3,99,700, राइट, ड्यूरिंग द पीरियड एज पर फाइनेंशियल सिस्टम। ऑन रिकंसिलेशन द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर नोटिस्ड। अब हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो है वो इनिशियल है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग है। तो हमने किसकी तरफ से सोचना है, एज पर कोस्ट रिकॉर्ड की तरफ से सोचना है। तो सबसे पहले हम उठा लेंगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L 3,99,700। अब अपने कोस्ट की तरफ से सोचना है, कोस्ट वाले प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे, घटाएंगे तो लेस कर देंगे। तो सबसे पहले डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस जो है P&L में कितनी रिकॉर्ड है, कहते डायरेक्टर फीस चार्ज इन फाइनेंशियल, जो क्या है कोस्ट में रिकॉर्ड नहीं है, वो कितनी है 9100। अब डायरेक्टर फीस जो है वो सिर्फ P&L में रिकॉर्ड है, जिससे P&L का प्रॉफिट कम हो गया, कोस्ट का बढ़ गया। हम जो है वो कोस्ट की तरफ से सोच रहे हैं, कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया तो हम भी ऐड कर देंगे, इसीलिए ये जो 9100 है वो क्या हो गया, ऐड हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन द P&L। बैंक इंटरेस्ट जो आपको पता है वो क्रेडिटेड है P&L में, जिससे P&L का प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया, और कोस्ट का कम हो गया। हम जो है वो कोस्ट की तरफ से सोच रहे हैं, कोस्ट का प्रॉफिट कम हुआ है तो हम भी कम कर देंगे। ये 420 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट हो गया कोस्ट में से। नेक्स्ट है इनकम टैक्स चार्ज। इनकम टैक्स जो है वो चार्ज हुआ है P&L में। इनकम टैक्स P&L में चार्ज हुआ है जो कोस्ट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिससे आपका फाइनेंशियल का प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होने से कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया, तो कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया तो हमने भी ये 1,16,200 रुपीज़ ऐड बैक कर दी, राइट। नेक्स्ट है बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिटर्न ऑफ 7980 इन द P&L अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। P&L अकाउंट में बैड डेट रिकॉर्ड की है 7980, जिसकी वजह से P&L का प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, कोस्ट का बढ़ गया, तो इसलिए हमने कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ा दिया 7980 रुपीज़, राइट। उसके बाद है ओवरहेड। ओवरहेड जो है 1,19,000 कोस्टिंग में रिकॉर्ड है, और 1,16,480 रुपीज़ किस में रिकॉर्ड है, एक्चुअल है जो P&L में रिकॉर्ड है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2520 रुपीज़। किस में, कोस्टिंग में ज़्यादा रिकॉर्ड है। कोस्टिंग में ज़्यादा रिकॉर्ड है, एक्सपेंसेस मतलब एब्जॉर्ब ज़्यादा हुए हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से कोस्ट का प्रॉफिट कम हो गया। कोस्ट का प्रॉफिट कम हो गया तो हम भी कम कर देंगे 2520 रुपीज़, क्योंकि हम कोस्ट की तरफ से सोच रहे हैं, रेक्टिफाई नहीं कर रहे, कोस्ट की तरफ से सोच रहे हैं। तो कोस्ट का प्रॉफिट कम हो गया तो हम भी कम कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी।
14,000 रुपीज़ चार्ज इन द पी एंड एल, जिससे क्या हो गया, पी एंड एल का प्रॉफिट कम हो गया और कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया। कोस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया तो हम भी बढ़ा देंगे 14,000 रुपीज़। इन सभी ऐड वाली तीनों आइटमों को ऐड करके और 9100 ऐड करके 147,280 आया। और लेस में हमारी दो आइटम्स आ रही है, एक 420 रुपीज़ बैंक इंटरेस्ट और ओवरहेड जो ओवर एब्जॉर्ब हुए थे वो 2520। नेट हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट एज पर कोस्ट 544,040। राइट, ये हमारा फुल फ्लाइज सम था जिसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट पी एंड एल लिया और कोस्ट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट रिकंसाइल करके निकाला। एक हमारी है रिकंसिलेशन, ये स्टेटमेंट थी। एक मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट होता है। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको वहाँ पर स्टेटमेंट है, ये अकाउंट में है। यहाँ पर आपने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट आपने कोस्ट वाला लिया, जो जो चीज़ें ऐड बैक करने वाली थी वो अपने क्रेडिट साइड लिख दी। जैसे प्रॉफिट एज पर कोस्ट रिकॉर्ड है, क्रेडिट साइड हमने लिया आइटम चार्ज ओनली इन कोस्ट, इनकम रिसीव ओनली इन फाइनेंशियल। अब जैसे आप देख सकते हो आइटम रिकॉर्ड इन कोस्ट वाली ऐड करी थी हमने और इनकम रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल वाली भी ऐड करी थी। तो इसका मतलब है जो जो चीज़ें ऐड बैक करी अपने रिकंसिलेशन में, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देनी है और जो जो माइनस करी वो डेबिट साइड। दोबारा आराम से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट में क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग प्रॉफिट लिया, अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, लॉस है तो डेबिट साइड आ जाएगा। करना वैसे ही है जैसे आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट करते थे। ऐड वाली आइटम्स क्रेडिट साइड आ जाएंगी और लेस वाली आइटम सारी डेबिट साइड आ जाएंगी। जो बैलेंसिंग है वो आपका नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल आ गया। ठीक है जी, अगर प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एज पर कोस्ट रिकॉर्ड और ऐड वाली आइटम सारी ऐड हो जाएंगी, और लेस करने वाली क्रेडिट साइड आ जाएंगी और जो लेस करने वाली आइटम्स हैं वो डेबिट साइड आ जाएंगे। राइट, सॉल्व करने का तरीका वही है, सोचने का तरीका वही है, सिर्फ फॉर डिफरेंस इन दोनों में इतना है। वहाँ पर आप स्टेटमेंट बनाते थे, यहाँ पर अकाउंट बनाना है। यहाँ पर डबल एंडेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट लग गया, टू और बाय वाला। राइट, तो इससे आपका नॉर्मली वैसे ही आंसर आ जाएगा जैसे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आया। थैंक यू फ्रेंड्स।